नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल का बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों मेरे जितने भी नए व्यूअर जुड़ रहे हैं उनके लिए मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा, दोस्तों आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि ये चैनल आप ही का है और आपके लिए ही उपयोगी वीडियोज़ यहाँ पर उपलब्ध कराए जाते हैं। इसलिए हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अन्य नए-नए वीडियोज़ उपलब्ध होते रहें। दोस्तों जैसा कि आज ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये बहुत सारे अभ्यर्थियों के द्वारा ईमेल के माध्यम से मेरे व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे कई जगहों पर ये मुझसे प्रश्न पूछे गए हैं कि क्या मेरे पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है तब भी क्या मेरा असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में चयन हो सकता है। दोस्तों सबसे पहले मैं ये बता दूं ये वीडियो बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन जो कि बिहार में सहायक प्राध्यापक की नियुक्ति के लिए एक आयोग का गठन किया गया है। बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन उनके द्वारा जो नियुक्ति ली जा रही है उससे संबंधित ये वीडियो आज मैं बना रहा हूँ। दोस्तों इसमें इन्होंने नियुक्ति प्रक्रिया में एपीआई स्कोर प्लस इंटरव्यू के आधार पर चयन करने का निर्णय लिया है। तो एपीआई स्कोर में 10 नंबर एक्सपीरियंस को लेकर के दिया जा रहा है, एक्सपीरियंस के आधार पे। और बाकी के नंबर जो हैं एमए है, बीए है, पीएचडी है, नेट है, रिसर्च पेपर है वगैरह वगैरह के आधार पे। तो ये एमए, पीएचडी, नेट, रिसर्च पेपर यह सभी कॉमन अंक है, ये सभी सब व्यक्ति हासिल कर सकते हैं। लेकिन एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कोई व्यक्ति कहाँ से ले आए? अगर रिफ्रेशर है, नया व्यक्ति अभ्यर्थी है तो वो उसके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट तो हो नहीं सकता है। तो उनके मन में ये कौतूहल है कि क्या मेरा चयन हो पाएगा? क्योंकि एक्सपीरियंस होल्डर तो बहुत ज़्यादा हैं। चूँकि बिहार में जितने भी एफिलिएटेड कॉलेज हैं उन सभी को एक्सपीरियंस का नंबर दिया जा रहा है विथ टर्म एंड कंडीशन कि उनके एक्सपीरियंस पे अगर रजिस्ट्रार का सिग्नेचर है। तो मैं फिर भी कहूँगा कि आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है, फिर भी आपके चयन होने की पूरी प्रोबेबिलिटी आपके पास बची हुई है, पूरी संभावना है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा ज़रूर से, तभी आपको सारी तकनीकी समझ आएगी। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं ये आयोग के विज्ञापन का जो एपीआई उन लोगों ने दे रखा है, किस-किस आधार पे कितना नंबर है वो है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक्सपीरियंस पे 10 नंबर दे रहे हैं। तो बिल्कुल, एक्सपीरियंस पर 10 नंबर पे तो बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा हो पाना। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ होगा, आखिर मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? देखिए आपको समझने के लिए यहाँ पे मैंने एक हाइपोथेटिकली सीट बना रखा है, इसे आप समझिए। देखिए ये एबीसी यूनिवर्सिटी है, एक्सवाईजेड यूनिवर्सिटी है, जेकेएल यूनिवर्सिटी है। मैंने हाइपोथेटिकली यहाँ पे 3 यूनिवर्सिटी मान लिया, जिसमें कि 4 सीट जनरल कैटेगरी की है, 12 सीट एक्सवाईजेड में जनरल कैटेगरी की है, 10 सीट जेकेएल यूनिवर्सिटी में जनरल कैटेगरी की है। यानी टोटल जनरल कैटेगरी की सीटें हो गई 26। ठीक है? कॉमन परसेप्शन तो ये कहता है कि जो टॉप के 26 हैं वही इस टॉप के ये 26 जनरल कैटेगरी को ऑक्युपाई करेंगे। यानी कि जो ओवरऑल जितने भी अभ्यर्थियों ने फॉर्म फिलअप किया है उनमें से जो टॉप के 26 हैं वही इस सीट को फिलअप करेंगे। लेकिन जी नहीं, ऐसा नहीं है। मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ आइए इसको समझते हैं। पहले ये देख लीजिए जैसे कि टॉप के 26 कैंडिडेट्स हैं। मान लीजिए कि इस 26 कैंडिडेट्स में टॉप के इसमें 16 लोग जो हैं जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थियों ने सीट फिलअप ऑक्यूपाई किया है और 10 कैंडिडेट रिजर्व कैटेगरी के हैं। और दोस्तों मैं जैसा कि आपको बता दूं कि अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रूल अगर आप एससी, एसटी, ईबीसी, बीसी, ईडब्ल्यूएस और ऐसे ही अनरिजर्व कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं, अगर आपकी एपीआई यानी कि अगर आपने अपना मेरिट आपकी मेरिट जनरल कैटेगरी के बराबर या उनसे ऊपर बन जाती है तो आप जनरल कैटेगरी में ऑलरेडी जंप कर जाते हैं। ठीक है, ऑटोमेटिकली जंप कर जाते हैं। तो इस वजह से ये रिजर्व कैटेगरी यहाँ पे आप देख रहे हैं कि टॉप के 26 कैंडिडेट्स के वो बाउंड्री लाइन में ये आ चुके हैं और ये जनरल कैटेगरी के लिए दावेदारी कर रहे हैं। ठीक है, 10 अभ्यर्थी। अब हम समझते हैं यहाँ से मुद्दे की बात। जैसा कि आपने फॉर्म फिलअप किया होगा तो आपको याद होगा कि वहाँ पे कॉलेज यूनिवर्सिटी सॉरी यूनिवर्सिटी का प्रेफरेंस भरना था कि पहले पायदान पे कौन सी यूनिवर्सिटी, दूसरे पायदान पे कौन सी यूनिवर्सिटी, तीसरे पे कौन सी यूनिवर्सिटी, राइट। मान लीजिए कि जो बाहर के हैं, अन्य स्टेट के हैं, उनके लिए पहला पायदान पे कौन सा यूनिवर्सिटी होगा? पटना यूनिवर्सिटी होगा, क्योंकि देश राज्य की राजधानी है पटना। इसके बाद पटना में दूसरा यूनिवर्सिटी है, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी है, वो प्रेफरेंस होगा।
उसके बगल में वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी है तीसरा, वो प्रेफ़रेंस होगा। या फिर अगर कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिनका गृह जिला अररिया है या गृह जिला भागलपुर है, तो उनके लिए कौन-सा यूनिवर्सिटी फर्स्ट होगा? हो सकता है उनके लिए भागलपुर यूनिवर्सिटी फर्स्ट प्रेफ़रेंस होगा। तो पर्सन टू पर्सन फर्स्ट प्रेफ़रेंस डिफ़र कर सकता है, राइट? तो समझिए अब यहाँ पे ये मानिए कि टॉप 26 वाले हैं, इनको मान लीजिए कि इन लोगों ने फर्स्ट यूनिवर्सिटी को अपना प्रेफरेंस दिया है। ये फर्स्ट यूनिवर्सिटी कौन है? एबीसी। और यहाँ पे जनरल कैटेगरी की सीटें कितनी हैं? 4 सीटें हैं। अब ये 26 अभ्यर्थी हैं और इन्होंने अपना फर्स्ट प्रेफरेंस इन्हीं विश्वविद्यालयों के लिए दिया है। और मानिए कि यहाँ पे सेकेंड दिया और यहाँ पे थर्ड प्रेफरेंस दिया है, ठीक है? तो इसमें जो 16 अभ्यर्थी हैं, 16 अभ्यर्थी जो जनरल कैटेगरी से हैं और 10 अभ्यर्थी जो कि रिजर्व कैटेगरी से हैं आउट ऑफ 26, तो इसमें जो इनमें से टॉप के 4 अभ्यर्थी होंगे उनका तो चयन यहाँ पे हो जाएगा। इस एबीसी यूनिवर्सिटी के लिए उनका चयन हो जाएगा। अब आप कहेंगे इसके बाद जो बचे होंगे उनका दूसरे यूनिवर्सिटी में होगा। जी नहीं, अब यहाँ पे रुकिए। अब यहाँ पे होगा क्या कि ये जो 10 अभ्यर्थी हैं रिजर्व कैटेगरी वाले, अगर यहाँ पे रिजर्व कैटेगरी की जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं सीटें हैं, तो इनका चयन अब उस रिजर्व कैटेगरी में हो जाएगा, क्योंकि इनकी फर्स्ट प्रेफरेंस ये यूनिवर्सिटी है, एबीसी यूनिवर्सिटी। तो ये जो रिजर्व कैटेगरी वाले हैं इनका चयन रिजर्व कैटेगरी में हो जाएगा। तो ये जनरल के बराबर नंबर लाने या उससे अधिक नंबर लाने के बावजूद भी ये अब चले जाएंगे किस में? रिजर्व कैटेगरी में। अब उससे होगा क्या कि अब ये देखिए जो जनरल कैटेगरी के टॉप के 26 कैंडिडेट हैं, अब ये समझिए अब यहाँ पे सीटें और इसमें और अभ्यर्थी आएंगे। क्यों? क्योंकि अब टॉप के 26 वाले तो जनरल में आ ही नहीं रहे हैं, बहुत सारे अभ्यर्थी तो रिजर्व कैटेगरी में चले गए। रीजन क्योंकि उनका फर्स्ट चॉइस ये था और फर्स्ट चॉइस 4 ही सीट है जनरल कैटेगरी में। तब यहाँ पे समझिए जो नीचे के मेरिट वाले हैं अब वो इसमें इंटर करेंगे, ठीक है? अच्छा, अब दूसरे यूनिवर्सिटी में ठीक उसी तरह होगा। अब यहाँ पे 12 सीटें हैं, तो अब टॉप के जितने भी बचे हुए हैं इन 4 और प्लस जो रिजर्व कैटेगरी में उनके अलावा, अब वो टॉप के इस 12 जनरल सीटों पर ऑक्यूपाई करेंगे, ठीक है? इसके बाद भी अब जो अभ्यर्थी ऐसे अभ्यर्थी जो रिजर्व कैटेगरी के हैं, वो भी अगर अपना इस प्रेफ़रेंस को फ़िल अप किए होंगे फर्स्ट प्रेफ़रेंस के रूप में, तो अब यहाँ पे अब ये फर्स्ट या सेकंड कहिए, तो यहाँ पर उनको अगर सीट नहीं मिलता है जनरल कैटेगरी में और उस जिस कैटेगरी से वो बिलॉन्ग करते हैं अगर उस कैटेगरी में सीट है, तो वो उनका एपीआई अधिक होने के बावजूद भी अब वो रिजर्व कैटेगरी में चले जाएँगे। इससे होगा क्या ना कि ये जनरल कैटेगरी की जो सीटें आप देख रहे हैं, जहाँ की एपीआई बहुत ज़्यादा है, अब यहाँ पे नीचे वाले अभ्यर्थी इसमें आने लगेंगे। क्यों? क्योंकि जो हाईली एपीआई वाले हैं, वो तो यहाँ पे लैक ऑफ सीट्स कम सीटों के अभाव में सीटों के अभाव में वो तो रिजर्व कैटेगरी में चले गए। तो रिजर्व कैटेगरी में चले गए तो यहाँ पे तो वो जो जनरल के दावेदार हो सकते थे अन्य विश्वविद्यालय के लिए, वो तो दूसरे पहले ही विश्वविद्यालय में रिजर्व कैटेगरी वाले में चले गए। तब यहाँ पर अब कौन आएँगे? उनके नीचे वाले अभ्यर्थी आएँगे। इस तरह से जितने भी हाईली एपीआई वाले हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि उनका चयन जनरल ही कैटेगरी में होगा। वो बहुत ज़्यादा हाईली एपीआई वाले हैं, लेकिन अगर उस यूनिवर्सिटी में उनको प्रेफ़रेंस नहीं मिलता है, तो उस यूनिवर्सिटी में उनको उसके रिजर्व कैटेगरी में प्रेफ़रेंस मिल रहा है, तो उस रिजर्व कैटेगरी में वो चले जाएँगे। तो इस आधार पे समझिए कि जो विदाउट एक्सपीरियंस वाले हैं, उनके चांसेस यहाँ पे बनते जाएँगे, बढ़ते जाएँगे। इसलिए मैं यही कहूँगा साथियों कि आप लोग को बिल्कुल होपलेस नहीं होना है। और देखिए कि सत्य तो ये है कि हार कितनी भी निकट हो, अगर हार नहीं हुई है तो उस हार को हार स्वीकार करना ही बेवकूफ़ी है। क्योंकि अगर 1% भी संभावना जीतने की बची है ना, तो उसके लिए हम लोग को प्रयत्नशील रहना चाहिए, राइट? इसलिए बिना होपलेस किसी तरह के निराशावाद से ग्रस्त हुए बिना पूर्ण रूप से आप साक्षात्कार के लिए मेंटली रूप से प्रिपरेशन करें और आपकी होने की पूरी प्रोबेबिलिटी है। चूँकि यहाँ पर मैंने जैसा कि आपको बताया कि हाईली एपीआई होने के बावजूद भी अगर वो रिजर्व कैटेगरी में ही रह जाएँगे, तब तो फिर यहाँ पे आपके लिए अपॉर्च्युनिटी बढ़ते जाएगी, राइट? आई थिंक आप मेरी बातें समझ पाए होंगे जो मैंने कहा है। थैंक यू सो मच दोस्तों, आपने मुझे सुना और ऐसे ही अन्य वीडियोज़ वगैरह अगर आप चाहते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।